नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय स्नातक डिग्री कार्यक्रम वैकल्पिक पाठ्यक्रम जेंडर स्टडीज BGSI 001 जेंडर संवेदीकरण समाज संस्कृति और परिवर्तन खंड 6 जेंडर प्रतिनिधित्व एवं मीडिया इकाई -17 जेंडर एवं भाषा 17.1 प्रस्तावना। इस इकाई की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। अमेरिका के एक प्रोफेसर ने अपने विद्यार्थियों को एक रोचक अभ्यास कार्य दिया। वह था ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिसके बारे में आप जल्दी से सोच सकते हैं। उस कक्षा में लड़के तथा लड़कियां दोनों ही थे। जो परिणाम सामने आया उससे पता चला कि लड़कों ने यात्रा, जोखिम, खेलकूद, व्यापार, अर्थशास्त्र, राजनीति तथा घर के बाहर की जिंदगी से जुड़े शब्दों की सूची बनाई। जबकि संक्षेप में कहें तो उनकी प्राथमिकता अमूर्तन के प्रति थी। जबकि लड़कियों ने जो शब्द चुने वे सुंदरता, रंग, सुगंध, मित्रता, खाने पीने की चीजों तथा घरेलू जीवन से जुड़े शब्द थे। संक्षेप में कहें तो उनका झुकाव ठोस और सजावटी चीजों की तरफ था। इससे पता चलता है कि महिलाओं और पुरुषों द्वारा भाषा के प्रयोग में बहुत अंतर होता है। अपने आसपास आपने भी ध्यान दिया होगा कि पुरुष और महिला संप्रेषण करते समय विभिन्न प्रकार की भाषा का प्रयोग करती हैं। या कहें कि शब्दों को उनकी प्राथमिकता, बल, उच्चारण तथा स्वर प्रयोग भिन्न प्रकार से होता है। क्या आपको आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों होता है? यह सिर्फ जेंडर भिन्नता के कारण होता है। एक और उदाहरण लीजिए। आपने किसी को अपनी महिला सहकर्मी से कहते सुना होगा, ओह तनु, आपको अपनी बात और दृढ़ता से कहनी चाहिए थी। स्वाभाविक रूप से तनु में मुखरता, दृढ़ता की कमी है। क्यों? क्योंकि उसका पालन पोषण इसी तरह से हुआ है। इससे हम अपने विषय की ओर ध्यान देने में मदद मिलती है। हमारा विषय है जेंडर एवं भाषा। आइए हम इस इकाई में पढ़े कि जेंडर एवं भाषा के बीच संबंध किस प्रकार से जीवन एवं साहित्य में कार्य करता है। जेंडर किस प्रकार भाषा को प्रभावित करता है तथा कैसे भाषा जेंडर सापेक्ष होकर उभरने लगती है। अब इस इकाई के अध्ययन के उद्देश्य को जानें। 17.2 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप कर सकेंगे लिंग एवं जेंडर की अवधारणा को परिभाषित, भाषा के प्रयोग में जेंडर के अंतर की व्याख्या, जेंडर और भाषा के बीच संबंध का वर्णन, भाषा के प्रयोग में जेंडर की सीमाओं तथा सामाजिक अपेक्षाओं को सामाजिक सांस्कृतिक मर्यादाओं के रूप में विश्लेषण तथा पुरुषत्व और महिलात्व के लक्षणों में अंतर तथा अंतर के कारणों का विश्लेषण। 17.3 भाषा का जेंडर निरूपण, लैंगिकरण। हम अध्ययन की शुरुआत इस अवधारणा से करते हैं कि भाषा के अध्ययन में जेंडर महत्वपूर्ण है। यह हमें मानने के लिए बाध्य करता है कि पुरुषों तथा स्त्रियों की संप्रेषण प्रक्रिया में अंतर होता है तथा इसका प्रभाव उनके सामाजिक व्यवहार पर पड़ता है। भाषा का प्रयोग मौखिक के साथ साथ लिखित संप्रेषण के लिए किया जाता है। मौखिक रूप में इसका प्रयोग संवाद तथा बातचीत में किया जाता है और लिखित रूप में इसका प्रयोग पढ़ने और लिखने के लिए किया जाता है। महिला तथा पुरुष दोनों ही भाषा का प्रयोग संप्रेषण के लिए करते हैं, किंतु यद्यपि वे एक ही भाषा बोल सकते हैं किंतु वक्ता-वक्त्री या लेखक-लेखिका के आधार पर उसका तरीका बदल जाता है। एक साधारण वाक्य लीजिए, दरवाजा बंद करो। डंडा पुरुष इसे सीधे तौर पर कहेगा, कृपया दरवाजा बंद कीजिएगा डंडा, जबकि एक महिला कहेगी, कृपया क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे। पहला वाक्य वक्ता की मुखरता तथा अधिकार को सूचित करता है, जबकि दूसरा विनम्रता पूर्वक कहा गया है। यह संकोच और अधिकार के अभाव को सूचित करता है। मुहावरों, शब्दावली, उच्चारण और अवाचिक संप्रेषण में प्रयोग के स्तर पर स्त्रियों और पुरुषों के दृष्टिकोण में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक तथा सामाजिक स्तर पर अंतर के कारण दिखाई देता है। भाषा के मुद्दे तथा जेंडर के मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हैं। जब से महिलाओं के आंदोलन आरंभ हुए, भाषा की शक्ति पर चर्चा होने लगी तथा जेंडर अध्ययन और भाषा अध्ययन अंतर अनुशासनिक अकादमिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बन गए। भाषा के माध्यम से मौजूदा सामाजिक यथार्थ का पता चलता है।
समाज भाषा वैज्ञानिक तथा नारीवादी विचारकों के द्वारा इस बात का परीक्षण हो रहा है कि किस प्रकार भाषा महिलाओं का उत्थान, समर्थन या अवमूल्यन करती है, कैसे यह सामाजिक तथा सांस्कृतिक संदर्भों को आकार देती है तथा कैसे यह इन संदर्भों में आकार लेती है और जेंडर की सामाजिक अवधारणा बदलने में किन उपायों का प्रयोग किया जा सकता है। जेंडर अध्ययन में भाषा की भूमिका को समझने के लिए पहले हमें सेक्स, लिंग तथा जेंडर जैसे अवधारणात्मक पदों को समझना होगा। 17.4 लिंग बनाम जेंडर। आइए जानते हैं सेक्स, लिंग क्या है तथा जेंडर क्या है। 17.4.1 लिंग एवं जेंडर। सामान्यतः हम लिंग शब्द का प्रयोग जैविक संदर्भ में करते हैं। जेंडर एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक निर्मिति है। इसका अर्थ है कि सामाजिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया जन्म के बाद शुरू हो जाती है, क्योंकि परिवार की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि इसको आगे बढ़ाए। लड़का या लड़की का विकास समाज के सामाजिक सांस्कृतिक मर्यादाओं के अनुसार होता है और समय के साथ साथ वह उस समूह के महिला या पुरुष के लिए अपेक्षित लक्षणों को ग्रहण करता करती है। इस प्रकार जेंडर की अवधारणा सामाजिक परिवर्तन के साथ बदल सकती है, जबकि लिंग तो वही रहेगा। क्या आप जानते हैं कि नारीवादी लेखिका सिमोन द बुआर ने क्या कहा? उन्होंने कहा, महिला पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। इस वाक्य को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे ही एक बच्चे का जन्म होता है तो हम पूछते हैं लड़का है या लड़की। हम नवजात शिशु के जेंडर नहीं उसके लिंग के बारे में बात करते हैं। हम यह नहीं कहते कि इसका जेंडर क्या है। यह कहना गलत होगा। बाद में चलकर बच्चे को लड़का लड़की के लक्षण मिलने लगते हैं और वह उसके अनुरूप व्यवहार करती है। यह सामाजिक तथा सांस्कृतिक मर्यादाओं के प्रशिक्षण के कारण होता है। 17.4.2 सामाजिक सांस्कृतिक प्रशिक्षण डैश। बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसे हम अपने सामाजिक दृष्टिकोण के अनुरूप प्रशिक्षित करने लगते हैं। माता पिता लड़की के लिए गुड़िया तथा भाग खरीदते हैं, जबकि लड़के के लिए कार और बंदूक खरीदते हैं। इसके बाद बड़े लोग ऐसी बहुत सी बातें बताते हैं कि बच्चे क्या करें तथा क्या न करें। हम अपेक्षा करते हैं कि लड़का मजबूत और बहादुर बने तथा छोटी बच्ची को हम प्यार से बाहों में भर लेते हैं। धीरे धीरे जेंडर की अवधारणा जड़ें जमाने लगती है। लड़के शरारती, उपद्रवी तथा आक्रामक होने लगते हैं। हम उन्हें ऐसा होने देते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, बॉयज विल बी बॉयज, लड़के लड़के ही रहेंगे। डंडा। हम लड़कियों से अपेक्षा करते हैं कि वे विनीत, सीधी सादी तथा आज्ञाकारी हों। अनजाने में ही हम दो श्रेणियां बना देते हैं, लड़की तथा लड़का, पुरुष और महिला। जो सीमाएं बनाई जाती हैं वे जेंडर की सीमाएं हैं। 17.5 कुछ पदों को समझना। इस अनुभाग में आप कुछ पदों, अवधारणात्मक शब्दों को समझकर उसके बाद हम इकाई के अन्य विषयों की चर्चा करेंगे। पिछली इकाइयों में भी आपने इन पदों का पढ़ा होगा, किंतु उनकी चर्चा फिर से की जा रही है जिससे आपकी स्मृति ताजा हो जाए। 17.5.1 जेंडर की सीमाएं डैश। ये सीमाएं अवधारणात्मक सीमाएं हैं, शारीरिक या भौगोलिक सीमाएं नहीं हैं, इसीलिए इन्हें अवधारणात्मक कहा जाता है। समय के साथ साथ वे बदल भी सकती हैं। उदाहरण के लिए कुछ दशक पहले भारत में महिलाएं लड़कियां जीन्स नहीं पहनती थी, अब वे पहनती हैं। आज पुरुषों का कान में बाली पहनना स्वीकार्य हो गया है। इसी तरह महिलाएं आज उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही है। क्या यह 100 साल पहले स्वीकार्य था? नहीं। इसलिए जेंडर की सीमाएं समय के साथ बदल सकती हैं और बदलती हैं। 17.5.2 जेंडर की अस्मिता। जेंडर अस्मिता व्यक्ति के पुरुष या महिला होने की अंतर्भावना है। यह बचपन में ही बढ़ने लगती हैं। यह चिन्हों से भी पता चलता है, जैसे आवास, शारीरिक गठन, पहनावा, हेयर स्टाइल, व्यवहार तथा भाषा का प्रयोग। 17.5.3 डैश जेंडर अवधारणाएं लड़कियों और लड़कों, पुरुषों और स्त्रियों की योग्यताओं, विशेषताओं तथा सामाजिक व्यवहार के विषय में व्यापक रूप से मान्य विश्वास को जेंडर सामान्य बोध कहा जाता है। जैसे महिलाओं को सुंदर, नाजुक आदि होना चाहिए तथा पुरुषों को प्रभावशाली तथा शक्तिशाली होना। 17.5.4 डैश
जेंडर की विचारधारा परिवार या समाज में महिलाओं और पुरुषों की उचित भूमिका के बारे में दृष्टियों तथा मूल्यों के समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जाता है। उदाहरण के लिए पुरुष को अवश्य प्रतियोगितात्मक या आक्रामक होना चाहिए तथा महिलाओं को अनिवार्यतः धैर्यवान तथा सहिष्णु होना चाहिए। यह जेंडर की विचारधारा की मान्यता है। 17.6 पुरुष एवं महिला होने के लक्षण। पुरुषों में निम्नलिखित लक्षण हम देखते हैं। शारीरिक रूप से पुरुष कठोर, दृढ़ एवं आक्रामक होते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से वे विवेकशील, विश्लेषणात्मक तथा समस्या सुलझाने वाले होते हैं। उनका व्यक्तित्व साहसी होता है तथा वे वर्चस्वशाली प्रवृत्ति के होते हैं। इसी तरह पुरुषों द्वारा प्रयुक्त भाषा में प्रायः दिखाई देती है आक्रामकता तथा प्रभुत्व और अधिकार। अब जाने कि स्त्रियों के क्या लक्षण हैं। शारीरिक रूप से महिलाएं छोटी, विनीत और सुंदर होती हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से वे अधिक कल्पनाशील, अंतःप्रज्ञाशील तथा कलात्मक होती हैं। व्यक्तित्व, सहानुभूति, स्नेह तथा दया उनके व्यक्तित्व के लक्षण हैं। उनका ध्यान समुदाय एवं अन्य लोगों पर होता है। इसी तरह उनकी भाषा में समझौता, विनम्रता के भाव होते हैं तथा हठधर्मिता का अभाव दिखाई देता है। 17.7 भाषा के प्रयोग में पुरुष महिला के बीच अंतर। भाषा का प्रयोग तो महिला और पुरुष दोनों करते हैं, किंतु धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया में यह अनजाने ही सामाजिक सांस्कृतिक मर्यादाओं, आदर्शों के अनुसार महिला और पुरुष दो भागों में बंट जाती है। भाषा में ही यह अंतर दिखाई देता है, दर्ज होता है तथा व्यक्त होता है। इस प्रकार के जेंडर भेद कई तरीके से दिखाई देते हैं। 17.7 भाषा के प्रयोग में पुरुष महिला के बीच अंतर। भाषा का प्रयोग तो महिला और पुरुष दोनों करते हैं, किंतु धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया में यह अनजाने ही सामाजिक सांस्कृतिक मर्यादाओं, आदर्शों के अनुसार महिला और पुरुष दो भागों में बंट जाती है। भाषा में ही यह अंतर दिखाई देता है, दर्ज होता है तथा व्यक्त होता है। इस प्रकार के जेंडर भेद कई तरीके से दिखाई देते हैं। महिला और पुरुषों का स्वयं को उपयुक्त सामाजिक भाषा में अभिव्यक्त करने के लिए समाजीकरण किया जाता है, जिसमें समझाया जाता है तथा जेंडर की भूमिका में अंतर पर बल दिया जाता है। निम्नलिखित 3 प्रश्नों से इस बात को स्पष्ट किया जा सकता है। 1. क्या महिला और पुरुष अलग अलग भाषा बोलते हैं? इसका उत्तर है नहीं तथा हाँ, दोनों। नहीं, इसलिए कि वे एक ही भाषा बोलते हैं। इस मामले में हम कहें अंग्रेजी या हिंदी। हाँ, इसलिए कि उनके मुहावरे, अभिव्यक्तियाँ तथा उच्चारण इतने अलग हैं कि ऐसा लगता है कि वे अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। 2. क्या वे भाषा का प्रयोग अलग अलग तरह से करते हैं? हाँ, ऑटो जसपर्सन अपनी पुस्तक लैंग्वेज, इट्स नेचर, डेवलपमेंट एंड ओरिजिन, भाषा इसकी प्रकृति, विकास तथा उद्भव में कहते हैं, पुरुषों की अपनी विशिष्ट अभिव्यक्तियाँ होती है जिसे महिलाएं समझती हैं किंतु उसका प्रयोग नहीं करती। इसके विपरीत स्त्रियों के शब्दों और मुहावरों को हो सकता है पुरुष जानते हो, किंतु वे इस भय से उनका प्रयोग कभी नहीं करते कि उनका अपमान हो जाएगा। यही कारण है कि स्त्रियों और पुरुषों की भाषा भिन्न लगती है। 3. क्या अंग्रेजी भाषा में कोई जेंडर पक्षपात है? हाँ, यह पक्षपात स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जिस तरह से भाषा में महिलाओं को संबोधित किया जाता है, महिलाओं की उपेक्षा होती है, जब ही अथवा मन शब्द का प्रयोग किया जाता है जो स्त्रियों के लिए भी प्रयुक्त होने लगता है। उदाहरण के लिए, एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी, प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य करना चाहिए। यहाँ अपना शब्द भिन्नता का सूचक नहीं। डंडा अंग्रेजी के इस वाक्य में हिज सर्वनाम महिला के लिए भी प्रयुक्त है। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील है, यहाँ कोई अंतर नहीं। अंग्रेजी के वाक्य में मैन महिला के लिए भी प्रयुक्त है। इन दोनों वाक्यों में महिला की उपस्थिति की उपेक्षा है। इनको पुरुषत्व सामान्य बोध, मैस्कुलिन जेनेरिक्स कहा जाता है और वे व्यापक रूप से स्वीकार्य है। भाषा स्त्रियों और पुरुषों के स्तर को भी परिभाषित करती है तथा स्त्रियों को द्वितीयक स्थान पर रखती है। आइए हम आदर सूचक शब्दों को देखें, जैसे MRS और MR।
इन शब्दों से पता चलता है कि महिला के जीवन में पुरुष की उपस्थिति है या नहीं है, जबकि एमआर शब्द का प्रयोग करने पर लगता है कि वह स्वतंत्र है और उसे महिला की मौजूदगी की जरूरत नहीं। कुछ शब्दों में महिला लिंग संज्ञा का पूर्वग्रह से प्रयोग दिखाई देता है, जैसे डॉग बिच, विजर्ड विच। इसी प्रकार लेडी डॉक्टर, लेडी लेक्चरर, लेडी लेक्चरर से अनावश्यक रूप से जेंडर को बताया जाता है। पुरुष जब महिला के लिए चिक या बेब जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तब पता चलता है कि वे स्त्रियों का कैसे अवमूल्यन कर रहे हैं। क्या आपने इब्सन का नाटक अ डॉल्स हाउस पढ़ा है? इसमें नोरा का पति अपने प्यार को अभिव्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वे इसी बात के द्योतक हैं। 17.8 क्या भाषा लैंगिक सापेक्ष लिंगवादी है? लिंगवादी भाषा वह है जिसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है और पुरुषों को ही मानक माना जाता है। इसमें लैंगिक पक्षपात, जैसा ऊपर कहा गया है, दिखाई देता है। उदाहरण के लिए यह वाक्य देखें, ईच स्टूडेंट मस्ट राइट हिज नेम ऑन द पेपर। इसमें पाठक पाठिका को यह मान सकती है कि सभी विद्यार्थी पुरुष हैं। छात्राओं, महिला विद्यार्थियों की उपस्थिति पर विचार नहीं किया गया है। इस प्रकार से उनको शामिल न करना अवमूल्यनकारी है। यह भेदभाव को बढ़ावा देता है तथा यह अपमानजनक भी है। आगे की चर्चा के पहले यह अभ्यास कार्य कीजिए। अपनी प्रगति को जांचिए। 1. रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक स्थान पर एक उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। I जेंडर एक निर्मिति है, लिंग एक पद हैं। ली कहा, महिला पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। पुरुषों की बोलने की शैली हो सकती है, जबकि महिलाओं की शैली है आक्रामक, शालीन, अविवेकी, डंडा। इव भाषा अपने स्वरूप में प्रभुत्व वाली होती है। वे हम अच्छे लगने वाले पुरुष के लिए तथा अच्छी लगने वाली महिला के लिए का प्रयोग करते हैं। विशेष्यों का प्रयोग कीजिए। डंडा। 2. भाषा के पक्षपात पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लगभग 250 शब्द। डंडा। निम्नलिखित अनुभाग में आप उन कारकों को जानेंगे जो पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा भाषा के प्रयोग को प्रभावित करते हैं। 17.9 भाषा को प्रभावित करने वाले कारक। 17.9.1 जैविक कारक। जैविक कारकों को 3 दृष्टियों से समझा जा सकता है: आवाज, स्वर विज्ञान तथा स्वर आरोह अवरोह। आवाज। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की आवाज धीमी होती है और पुरुषों की तुलना में उनकी आवाज की आवृत्ति लगभग दोगुनी होती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आवाज की ऊंची तान में बोलना उनकी शारीरिक प्रवृत्ति है, किंतु सामाजिक रूप से इसका संबंध उनकी संकोची प्रवृत्ति से है। स्वर। मुख्यतः 2 प्रकार के स्वर उच्चारण होते हैं: आरोह और अवरोही। स्त्रियां प्रश्नों का उत्तर आरोही स्वर में देती हैं, जिससे उनकी विनीत भावना तथा विनम्रता का पता चलता है तथा उनके आत्मविश्वास के न होने का पता चलता है। स्वर विज्ञान। उच्चारण स्वर विज्ञान के अंतर्गत आता है। स्त्रियां शब्दों का उच्चारण पुरुषों से बेहतर ढंग से करती हैं। उदाहरण के लिए चय शब्द में स्त्रियां टी वर्ण का उच्चारण बड़ी कोमलता से करती हैं, जो शज लगता है। अंग्रेजी में अंत में इंग प्रवाह में होता है, जिसका उच्चारण स्त्रियां पूरा करती हैं, जैसे वॉकिंग, वेटिंग, जबकि पुरुष अंत के जी का उच्चारण नहीं करते, जैसे रनिंग को रनिंग तथा वॉकिंग को वॉल्किंग कहते हैं, तथा वे सामाजिक अपेक्षाओं और विनम्रता का पालन करती हैं। महिलाओं के उच्चारण से पता चलता है कि वे सही ढंग से औपचारिक भाषा का प्रयोग करती हैं। पुरुषों के उच्चारण से उनकी मुखरता तथा अनौपचारिकता का पता चलता है। भाषा प्रयोग के उपर्युक्त उदाहरण अमेरिकी संदर्भ से लिए गए हैं। 17.9.2 सांस्कृतिक कारक डैश। भाषा अस्मिता को बनाए रखने के लिए संस्कृति एक प्रभावी कारक है। संस्कृति एक व्यापक परिप्रेक्ष्य वाला शब्द है। इसके अंतर्गत अनेक भिन्न समूह रहते और कार्य करते हैं, उन्हें उपसंस्कृति कहा जाता है। पुरुषों की एक उपसंस्कृति होती है और स्त्रियों की भी उपसंस्कृति होती है। महिला और पुरुष अपने संबंधित उपसंस्कृति से जुड़े होते हैं और ये उपसंस्कृतियां उनके व्यवहार के तरीके, भाषा के प्रयोग तथा आचरण को अपने ढंग से बदलती है। उपसंस्कृति की अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रियां जिस भाषा का प्रयोग करती हैं, वह आक्रामक या साहसी नहीं होता।
व्यापक समूहों में वे चुप रहती हैं, किंतु छोटे समूहों में वे बोलती हैं। उनकी बातचीत का उद्देश्य मित्रता, निष्ठा, समानता जैसी प्रवृत्तियों को बनाना होता है। वे प्रायः साधारण घरेलू या निजी बातों की चर्चा करती हैं, जिसे पुरुष बेतुका मानते हैं। इसके विपरीत पुरुष बड़े समूहों में कार्य करना चाहते हैं और वे सत्ता, नियंत्रण और उच्च स्तर पाना चाहते हैं। वे प्रतियोगिता करना और जीतना चाहते हैं और बातचीत में वे अपना प्रभुत्व बनाना चाहते हैं। महिला और पुरुष समूहों में ये सांस्कृतिक अंतर उनकी बातचीत के अलग तरीके में भी दिखाई देता है। 17.9.3 साहित्य के उदाहरण डैश। साहित्य के 2 उदाहरणों से उपर्युक्त बातों को स्पष्ट किया जा सकता है। विलियम गोल्डिंग के उपन्यास लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में हमें इस बात का एक उदाहरण मिलता है कि कैसे लड़के सत्ता के लिए आक्रामक हो सकते हैं। उनकी भाषा और उनके खेल उन्हें अनजाने ही उन्मादी और हत्यारा बना देते हैं। टू किल ए मॉकिंगबर्ड में नायिका लड़की की चाची बार बार उसे समझाती है कि वह महिलाओं की भाषा बोले और उसके लड़कों जैसे कार्यों की आलोचना करती रहती है। 17.9.4 सत्ता एवं आधिपत्य के कारक डैश। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में महिलाओं को अधीनस्थ माना जाता है। समाज के पुरुष जब उनसे बात करते हैं तो अधिकार पूर्वक बोलते हैं। इसे पुरुषों की भाषा कहते हैं, जो सत्ता और अधिकार की भाषा है। इसलिए पुरुषों और स्त्रियों से अंतःक्रिया में हमेशा पुरुषों का आधिपत्य रहता है। भाषा से सामाजिक असमानता भी दिखाई देती है। महिलाओं की भाषा को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए वे भाषा वैज्ञानिक रूपों का प्रयोग करती है जो उनके निम्न स्तर से जुड़ा हुआ होता है। इन रूपों में सवालों से बचना, स्वरारोह-अवरोह, विनम्रता जैसी अन्य रणनीतियां हैं। इसके विपरीत पुरुषों की भाषा पितृसत्तात्मक सत्ता की भाषा उनके जेंडर की भूमिका के प्रशिक्षण के माध्यम से बन जाती है। वे बातचीत में आधिपत्य जमाना, हस्तक्षेप था प्रतिवार्ताया के द्वारा करते हैं। आप सुन रहे ऑडियो लर्निंग को। 17.10 शब्दावली में लैंगिक अंतर। पुरुष आक्रामक अभिव्यक्तियां करते हैं, जैसे डैम, शिट शब्दों के प्रयोग से वे अपने क्रोध या कुंठा को व्यक्त करते हैं, जबकि महिलाएं ऐसी वर्जनापूर्ण शब्दों का प्रयोग नहीं करती जिसे अपशब्द कहा जाता है। वे प्रायः हो, आह जैसे निरीह शब्दों का ही प्रयोग करती हैं। वर्जनापूर्ण तथा शिष्ट भाषा के शब्दों का अधिक उपयोग पुरुषों की भाषा में स्त्रियों की भाषा से अधिक दिखाई देता है, चाहे उनका एक समान शैक्षिक या सामाजिक स्तर हो। उदाहरण के लिए, जब एक महिला भयभीत होती है तो वह चिल्लाएगी, ओह, मैं बहुत डर गई हूँ। परंतु एक पुरुष कहेगा, डैम, शिट, और शायद ही वह मानेगा कि वह भयभीत है। शब्दावली में अंतर निम्नलिखित 5 रूपों में दिखाई देता है। 1. रंगसूचक शब्द। महिलाएं रंगसूचक शब्दों जैसे नीला, चमेली, आसमानी का प्रयोग बार बार करती हैं, किंतु पुरुष ऐसा नहीं करते। 2. विशेषण। स्त्रियां विश्लेषणों का प्रयोग प्रायः करती हैं, जैसे श्रद्धेय, आकर्षक, प्रिय। जब कोई महिला रेस्टोरेंट से खाकर बाहर निकलती है, तब वह कहेंगी, बहुत अच्छा खाना था। पुरुष को वही बात कहनी हो तो कहेगा, अच्छा खाना था। अधिक विशेषणों का प्रयोग करके वे अपनी भावना प्रकट करती हैं, या वे अपनी बातें कहते समय वातावरण के प्रति भी संवेदनशील होती हैं। 3. क्रिया विशेषण। स्त्रियां क्रिया विशेषणों का प्रयोग प्रायः करती हैं, जैसे प्रिटली, टेरिबली, वास्टली, कीली, भयानक, बहुत अच्छा आदि का प्रयोग पुरुषों की तुलना में अधिक करती हैं। इसके विपरीत पुरुष रियली, वेरी, अटली जैसे शब्दों का प्रयोग प्रायः करते हैं। 1992 में जेसपर्सन ने महसूस किया कि स्त्रियां बहुत शब्द का प्रयोग अक्सर करती हैं, जैसे वह बहुत सुंदर है, शी इज सो प्रिटी, या नाटक बहुत रोचक था, द प्ले वॉज सो इंटरेस्टिंग, वर्टिकल बार। 4. गाली की भाषा या अपशब्द। अश्लील और असभ्य शब्दों जैसे डैम, शिट, हेल, डैम, शिट, हेल का प्रयोग महिलाएं नहीं करती। वे सामाजिक मर्यादा तथा शिष्टाचार की ओर ज्यादा ध्यान देती हैं। अपनी आकस्मिक और गहन भावना व्यक्त करने के लिए वे कह सकती हैं, ओ गॉड, ओ डियर यू, आई डियर मी। आइए निम्नलिखित उदाहरण से समझते हैं। महिला, डियर मी, आर वी गोइंग टू बी लेट अगेन। पुरुष, शिट,
The train is on the platform and we have to run. 5. शब्दानुकूलन। जब कोई महिला बातचीत करती है तब यह भी सोचती है कि दूसरों को कैसा लगेगा। वह प्रश्नात्मक भाषा का प्रयोग करती है। should यहाँ क्या के अर्थ में, isn't it क्या ऐसा नहीं है, तथा well you know ठीक है, आप जानते हैं जानती हैं, I think मैं सोचती हूँ, I suppose मैं मानती हूँ, kind of you आपकी उदारता, maybe I'm wrong हो सकता है मैं गलत हूँ, but किंतु डंडा। 17.11 प्रश्नवाचक वाक्य। पुरुषों की तुलना में महिलाएं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग करती हैं। वे प्रश्नात्मक भाषा में बोलती हैं क्योंकि प्रश्नात्मक भाषा में वे अपनी मुखरता कम कर देती हैं। इस क्षेत्र में शोध करने वाले कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने बहुत से जोड़ों, महिला पुरुष की बातचीत टेप की और पाया कि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में 3 गुना अधिक प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रयोग करती हैं। स्त्रियां ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि वे अपने विषय में तथा अपनी राय के बारे में स्वयं कम निश्चिंत होती हैं। उनमें स्पष्ट और दृढ़ कथन व्यक्त करने में विश्वास की कमी होती है। इसके विपरीत इस शैली से उनकी विनम्रता और शालीनता का पता चलता है। 17.12 आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य आदेश या अधिकार को व्यक्त करते हैं। पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियां अधीनता की स्थिति में होती हैं, इसलिए उनको प्रशिक्षित किया जाता है कि वे आदेश न दें। एक अध्ययन से पता चला कि बातचीत में स्त्रियां लेट अस आइए हम जैसे शब्दों का प्रयोग करती हैं, जो सुझावात्मक होते हैं। डंडा जैसे आइए लंबी सैर पर चलते हैं, लेट अस गो आउट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। पुरुष या लड़का इसको इस तरह कह सकता है, टुडे वी आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। आज हम लंबी सैर पर जा रहे हैं। इस वाक्य में आदेश देने का भाव छिपा है। कुछ अन्य उदाहरण हैं। पुरुष, गिव मी दैट पेन, मुझे वह पेन दीजिए। डंडा महिला, वुड यू गिव मी दैट पेन प्लीज। कृपया क्या आप वह पेन दीजिएगा। पुरुष, इट्स टाइम टू गो, यह चलने का समय है। डंडा महिला, लेट्स गो, आइए चलते हैं। डंडा। 17.13 भाषा के संदर्भ में दृष्टिकोण का अंतर। भाषा प्रायः बदलती है, इसका विकास होता है, यह प्रगति करती है। स्त्रियों और पुरुषों दोनों ने भाषा के विकास में सहयोग दिया है, किंतु उनका दृष्टिकोण भिन्न रहा है। महिलाएं स्वाभाविक रूप से गंवारू एवं असभ्य भाषा से बचती रही हैं। वे शिष्ट एवं परोक्ष अभिव्यक्तियों को प्राथमिकता देती हैं, जबकि पुरुष प्रत्यक्ष और प्रायः दृढ़ अभिव्यक्तियों का प्रयोग करते हैं। पुरुषों को स्त्रियों की भाषा अत्यधिक विनम्र लगती है और वे महसूस करते हैं कि यदि यह शैली अपनाई जाए तो भाषा कमजोर तथा फीकी हो जाएगी। इससे उसका ओजस्विता तथा दृढ़ता समाप्त हो जाएगी। पुरुष नए शब्दों का प्रयोग कर भाषा का पुनर्निर्माण करते हैं। शुरू में तो शब्द अपशब्द लगते हैं, किंतु आगे चलकर इनको मुख्य भाषा में स्वीकार कर लिया जाता है। इसके विपरीत स्त्रियां अपनी प्रकृति से रूढ़िवादी होती हैं तथा वे पारंपरिक भाषा के प्रयोग को प्राथमिकता देती है। इस प्रकार वे पुरानी भाषा के संरक्षण में सहायता करती है। आज यह हास्यास्पद लग सकता है, किंतु तथ्य यह है कि स्त्रियां पहले वल्गर, अश्लील, इंडिसेंट, अशालीन जैसे शब्दों का अपनी रोजमर्रा की बातचीत में उपयोग करने से बचती थीं। वे वल्गर की जगह कॉमन शब्द का प्रयोग करती थीं तथा यदि उन्हें इंडिसेंट शब्द का प्रयोग करना होता था तो वे बीच में ही वाक्य को रोक देती थीं। दिस बुक इज अ लिटिल ... यह पुस्तक थोड़ी अशिष्ट, इंडिसेंट है ना। 17.14 अवाचक भाषा में अंतर। हम देखते सकते हैं कि स्त्रियां किसी भी चर्चा या बातचीत में वर्चस्व नहीं जमाना चाहती। वे सुनना और उसके बाद जवाब देना चाहती हैं। इसके विपरीत पुरुष दूसरों के बोलते समय हस्तक्षेप करते हैं। वे बातचीत चर्चा में चुप रहना नहीं चाहते। यदि बातचीत में महिला पुरुष दोनों हैं तो स्त्रियां सुनती रहती हैं। वे धैर्यवान श्रोता की भूमिका निभाती हैं। 17.15 विषय चयन में अंतर। सामाजिक अंतःक्रिया संवाद में विषयों के चुनाव में महिला और पुरुष की रुचियां अलग अलग होती हैं। पुरुष राजनीति, खेलकूद, अर्थशास्त्र तथा ताजा खबरों पर चर्चा करना चाहते हैं, जबकि स्त्रियों खाना बनाने,
घरेलू बातचीत, कपड़ों, फैशन, बच्चों आदि पर बातचीत करना चाहती हैं। स्त्रियों प्रायः अनौपचारिक बातचीत में अधिक सक्रियता दिखाती हैं, किंतु वे औपचारिक बैठकों में द्वितीयक भूमिका दिखाती हैं। वे वहां कम बोलती हैं। 17.16 इन भेदों के कारण। दो लिंगों, महिला पुरुष के बीच जैविक अंतर से इनके संप्रेषण के अंतर को कारण नहीं माना जा सकता है, किंतु जेंडर का अंतर इन भेदों को निर्मित करने में एक बड़ा कारण होता है। इन भेदों के कारणों को इस प्रकार समझा जा सकता है। 17.16.1 भिन्न मनोविज्ञान। यह स्वीकार्य विचार है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक सावधान, संवेदनशील तथा ख्याल रखने वाली होती हैं। स्त्रियां बोलने से पहले यह ध्यान रखती हैं कि सुनने वाले पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए वे संकोची या अधिक विनम्र दिखाई देती है। इसके विपरीत पुरुष साहसी होते हैं, वे लोकमत की परवाह नहीं करते और वे जो कहना चाहते हैं कह देते हैं। शायद ही कभी ध्यान देते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे। इसलिए पुरुषों का बोलना प्रायः ठोस और स्पष्ट होता है। 17.16.2 भिन्न सामाजिक स्तर। बोलने की शैली में अंतर के सामाजिक कारणों में से एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण आता है, अंतर शिक्षा का स्तर। किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि लड़के और लड़कियों के शिक्षा के स्तर में जितना अंतर होता है उतना ही उनके बोलने की शैली में दिखाई देता है। परंतु महिला तथा पुरुष के बोलने में अंतर शिक्षा के अंतर से साथ कम होता जा रहा है, क्योंकि लड़कियों को शिक्षा का समान अवसर मिलता जा रहा है। इसके बावजूद महिलाएं भाषा का सही ढंग से प्रयोग करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतती है। 17.16.3 भिन्न सामाजिक भूमिकाएं। महिलाओं और पुरुषों की सामाजिक भूमिकाओं पर भी भाषा के प्रयोग में अंतर दिखाई देता है। 1970 में हुए भाषा वैज्ञानिक शोध से पता चला कि सभी देशों में पुरुष उच्च पदों पर नौकरियां करते हैं, जिससे उनको हर चीज पर आधिपत्य जमाने का अवसर मिलता है। उसमें स्त्रियों पर आधिपत्य भी शामिल है। पुरुष बेबाकी से आदेश दे सकते हैं, किंतु यदि किसी कार्यालय में महिला उच्चतर पद पर भी हो तो पुरुषों को आदेश देने में उन्हें आत्मविश्वास की कमी दिखाई देती है। समाज में स्त्रियों को बहुत कम अधिकार मिला है, इसलिए विश्वास का यह भाव उनकी भाषा में भी दिखाई देता है। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति उन्हें पुरुषों के समक्ष विनम्र बना देती है। 17.17 सारांश। इस इकाई में हमारा मुख्य ध्येय जेंडर एवं भाषा पर था तथा यह जानना था कि कैसे एक दूसरे को वे प्रभावित करते हैं। इस इकाई के द्वारा हम समझते हैं कि जेंडर का सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष क्या था तथा हम जेंडर अध्ययन को भी जानते हैं। भाषा का समाज से गहरा जुड़ाव है, इसलिए जैसे सामाजिक संरचना में बदलाव होता है, भाषा के प्रयोग में बदलाव हो जाता है। हमने इसके भेद तथा भेद के कारणों को भी समझा है। महिलाओं और पुरुषों की भाषा शब्दावली तथा प्रस्तुतिकरण में अंतर होता है। नए विचारों और नारीवादी सिद्धांतों के विकास के साथ साथ विश्व के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं पर नियंत्रणकारी नियमों में बदलाव आ रहे हैं। महिलाओं तथा पुरुषों के लिए बनाए गए नियमों में भी बदलाव हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप महिलाएं स्वयं को मुखर बनाने में कोई गलती नहीं समझती और पुरुष भी उनकी बात को सुनने में सहज महसूस करने लगे हैं। महिलाएं अधिक आत्मविश्वासी तथा मुखर हो रही है। विशेषतया युवा महिलाएं भाषा परिवर्तन में अग्रणी भूमिका निभा रही। यद्यपि लोगों का भाषा व्यवहार सिर्फ सामाजिक स्तर से नहीं जुड़ा है, किंतु यह उनकी शिक्षा तथा व्यवसाय से भी जुड़ा है। ज्यादा वेतन पाने वाली उच्च पदों पर कार्यरत महिलाएं अपनी भाषा का सहजता से मुखर होकर प्रयोग करती हैं। 17.8 शब्दावली। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य वे हैं जिनमें प्रश्न किए जाते हैं। आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य वे होते हैं जिनमें परामर्श या निर्देश या अनुरोध या आदेश दिए जाते हैं। 17.20 अभ्यास के लिए प्रश्न 1। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। प्रत्येक 20 शब्दों में। 1. जेंडर अस्मिता। 2. जेंडर सामान्य बोध। प्रश्न 2। जेंडर सापेक्ष भाषा के लिए कौन कौन से सांस्कृतिक कारक उत्तरदायी हैं? 3. इन वाक्यों का प्रयोग बोलते समय कौन करेगा करेगी, महिला या पुरुष पर टिक / लगाएं। आए लेट अस गेट कॉफी ऑन रूट। मैन / वुमन। क आइए हम कॉफी पीते हैं। महिला पुरुष ली गिव मी द पेन।
Man/woman. ख, मुझे पेन दीजिए. महिला पुरुष. Damn it. I misplaced my spectacles again. Man/woman. ग, धत. मैंने फिर अपना चश्मा गुम कर दिया. महिला पुरुष. Could you please lend me your umbrella? Man/woman. घ, क्या मुझे आप अपनी छतरी देंगी? महिला पुरुष. Dear me. Look at the child jumping from that wall. Man/woman. Dear me. देखिए बच्चा उस दीवार से छलांग लगा रहा है. महिला पुरुष. 4. निम्नलिखित में से उन विषयों का चुनाव कीजिए जिन पर पुरुष चर्चा बहस करना चाहेंगे. खाना पकाना, फैशन, खेलकूद, राजनीति, अर्थशास्त्र, मौसम, अधिकारी. धन्यवाद. मिलते हैं अगले वीडियो में.